नमस्कार, मैं सिराधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। किसान भाइयों, कल के अन्नदाता कार्यक्रम में गांव इटावा भोपजी, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद यादव से आपको मिलवाया था, जो कि पॉली हाउस में खीरा की खेती करके अच्छी आय कमा रहे हैं। तो इस सफलता के पीछे इनका राज क्या है, आइए जानते हैं इन्हीं से। हमने कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क किया, आसपास के किसानों को देखा कि चारों तरफ बढ़िया बढ़िया पॉली हाउस वगैरह लगा रखे हैं और उनमें बढ़िया इनकम होती है। उस हिसाब से मैंने सोचा क्यों नहीं अपन को भी पॉली हाउस लगाना चाहिए। तो यही सोच के मैंने 2015-16 में ये पॉली हाउस की फ़ाइल लगाई थी। तो साल डेढ़ साल में मेरी फ़ाइल का नंबर आ गया और मैंने ये पॉली हाउस लगा लिया 2017 में। पहले ये किसान परंपरागत फसलों की खेती करते थे, लेकिन इन्होंने अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से पॉली हाउस में खेती करना बेहतर समझा और इसके लिए इन्होंने 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में पॉली हाउस लगाया और उसमें खीरा की खेती की, जिससे आज के समय में उन्हें अच्छी खासी आमदनी मिल रही है। तो इतनी अच्छी आय कमाने के लिए ये किसान पॉली हाउस में खीरा की सफल खेती किस तरह से करते हैं, आइए जानते हैं खुद उन्हीं से। फसल की बुआई करने के लिए ये है कि शुरुआत हम पुरानी फसल के अवशेषों को यहाँ से हटाने से करते हैं। तो पुरानी फसल के पूरे अवशेष हटा के उनको बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद में हम पूरे खेत की सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद में ये खाद वगैरह मिला के और इसका जो है सोलाइजेशन करते हैं हम। पहले क्या था कि फार्मूलिन वगैरह से जो इसके कीटाणुनाशी बनाया जाता था इसको ज़मीन को, वो ज़माने के हिसाब से हम चाहते हैं कि केमिकल का कम से कम उपयोग करें। उस हिसाब से हमने ये सोलाइजेशन का रास्ता अपनाया है। सोलाइजेशन में क्या है कि केमिकल का बिल्कुल यूज़ नहीं होता है और निमेटोड से फ्री हो जाती है ज़मीन। तो सोलाइजेशन करने के लिए हम क्या है, पूरे खेत की जुताई करके बिल्कुल प्लेन बनाते हैं। पहले ज़मीन को प्लेन बनाने के बाद में पूरे खेत को गीला किया जाता है। गीला करने के बाद में प्लास्टिक की शीट बिछाई जाती है पूरे खेत पर और उसको एयर टाइट किया जाता है। एयर टाइट करने के लिए बिल्कुल शीट ला के उसके जो जॉइंट होते हैं उसको जॉइंटों को बिल्कुल टेप से हम बंद करके और उसको एयर टाइट कर देते हैं। फिर गर्मियों के दिनों में उसको 1-1.5 महीने के लिए खुला छोड़ देते हैं, जिससे अंदर नमी रहेगी, ऊपर से धूप पड़ेगी तो अंदर भाप बनेगी। भाप बढ़ने से क्या है, कीटाणु वगैरह और जो फंगस वगैरह जो भी होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। ज़मीन के क्लियर होने के बाद में हम शीट को हटाते हैं। हटाने के बाद में फिर से इसकी बुआई जुताई करते हैं 5-7 रोज़ बाद में। और बुआई जुताई करके फिर जो रासायनिक खाद वगैरह कोई देना हो, जैसे DAP है, SSP है, पोटास है, ये सब डाले जाते हैं खेत में और डाल के फिर बिल्कुल लेवल करके फिर बाद में इसमें बेड बनाए जाते हैं। मजदूरों से बना लेते हैं या फिर ट्रैक्टर से बनाते हैं। बेड बनाने के बाद में ड्रिप की लाइन बिछाई जाती है। ड्रिप की लाइन बिछाने के बाद में ऊपर से मल्च लगाई जाती है। मल्च लगाने के बाद में मल्च में छेद किए जाते हैं। खीरा की फसल की अच्छी बढ़वार हो और अधिक उपज मिले, इसके लिए ये किसान खीरा की फसल में विभिन्न कार्यों को समय समय पर करते रहते हैं। बीज उगने के बाद में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। करीब 1 महीने तक बहुत ही संजीदा टाइम होता है। उस वक्त फंगस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है छोटे पौधों पर। तो उस समय हम फंगस के लिए या तो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम जैविक फंगीसाइड का यूज करते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है या आजकल ये वेस्ट डिकम्पोजर आ रहा है उसका, तो उसका ध्यान रखते हुए हम ज़्यादातर उसी का यूज करते हैं। और अगर बीमारी हद से ज़्यादा हो जाती है तो हम फिर केमिकल में जाते हैं, जिसमें हम कार्बेंडाजिम है या फिर M45 है, इस तरह के केमिकल का स्प्रे निकालते हैं। या फिर ड्रेंचिंग करनी पड़े तो ड्रेंचिंग भी करनी पड़ती है। ड्रेंचिंग के लिए क्या होता है कि 1-1 कप से हर पौधे पर पानी डाला जाता है, जिससे इसके फंगस के जो भी कोई रोग वगैरह हो वो ख़त्म हो जाते हैं। और बीज जब 3-3, 4-4 पत्ती का हो जाता है उस वक्त हम ये क्लिप वगैरह लगाते हैं, जो धागे ऊपर से आते हैं तार से, उनके ये क्लिप जोड़ते हैं यहाँ पर
क्लिप जोड़ने के बाद में जैसे ही ये बेल थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी उसको धागे से लपेटते जाएंगे और जब ये बेल इतनी आ जाएगी तो यहाँ पर ऊपर भी एक क्लिप लगाई जाती है। इसमें जो शुरुआती 15 दिन है, 15 दिन में हम पानी नहीं देते हैं फसल में बिल्कुल भी, और 15 दिन बाद में हम फर्टिगेशन वगैरह भी चालू करते हैं, पानी भी चालू करते हैं। पानी के लिए क्या मैं फार्म पॉन्ड बना रखा है जो बरसाती पानी होता है उसका, तो उससे मेरा बिजली का खर्चा भी बहुत कम होता है। किसान भाइयों, खीरा की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए ये किसान खीरे की फसल में संतुलित मात्रा में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं ड्रिप के माध्यम से उर्वरकों का प्रयोग, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। शुरू में जो है 19-19 देते हैं, करीब 1-1.5 किलो प्रति 4000 वर्ग मीटर एरिया में, और 1261-0 देते हैं करीब 2 किलो 4000 वर्ग मीटर एरिया में। 2-3 पानी में हम यही खाते काम में लेते हैं। उसके बाद 25वें दिन से हम पोटाश की मात्रा बढ़ाते जाते हैं और 30वें दिन के बाद में कैल्शियम और बोरोन वगैरह की मात्रा बढ़ाते जाते हैं। करीब 30 दिन तक हम पूरा जितना भी फर्टिगेशन वगैरह जो होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो, वो सब देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो 30वें दिन से ये क्या है कि फूल वगैरह चालू हो जाते हैं, तो ये खीरे का जो लोड पड़ता है पौधे पर उसको वहन करने के लिए सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की इनको ज़रूरत होती है, तो वो चालू कर देते हैं। और फिर करीब 33-34-35 दिन के लगभग हमारी पिकिंग चालू हो जाती है खीरे की, तो उस वक्त से फर्टिगेशन देना पूरा स्टार्ट करते हैं, जिसमें 0050 है, 13045 है, कैल्शियम नाइट्रेट है, बोरॉन है, और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और 19-19 और 1261-0 का मात्रा कम कर देते हैं उस वक्त, क्योंकि ये बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा करवा देते हैं ये खाद, तो बढ़ोतरी की ज़रूरत नहीं होती है। उस वक्त हमें फल की ज़रूरत होती है, तो फल के लिए पोटाश, कैल्शियम और बोरॉन वगैरह की थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा बढ़ाते हैं। खीरे की फसल से अधिक आमदनी मिले, इसके लिए जरूरी है कि समय पर खीरे की तुड़ाई करें और तुड़ाई करने के बाद अच्छी तरह से पैकिंग करके ही मंडी में बेचें। जब 35वें दिन से तुड़ाई चालू हो जाती है, उस वक्त शुरुआत में थोड़ी कम पिकिंग होती है 1-2 तुड़ाई में, फिर बाद में वही जो तुड़ाई होनी चाहिए, जितना पावर होता है पौधे का उस हिसाब से ये तुड़ाई देने चालू कर देता है। और पहली तुड़ाई करीब 2-3 कुंटल होती है, उसके बाद में 8-10 कुंटल के करीब तुड़ाई होके फिर 20 कुंटल तक पहुंच जाती है प्रति तुड़ाई। तो एक दिन छोड़ के एक दिन पूरे पोलिया उसकी तुड़ाई करते हैं हम, तो करीब 20 क्विंटल 2 दिन में, ये मानो आप एक दिन छोड़ के एक दिन तुड़ाई होती है, तो 2 दिन में 20 कुंटल निकल जाता है। डेली का करीब 10 क्विंटल के लगभग वजन निकलता है। पूरे खेत की तुड़ाई करके फिर बाद में उसका एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। फल को इकट्ठा करने के बाद में उनको मजदूरों से ये थैलियों में पैक किया जाता है या फिर क्रेट में पैक किया जाता है, और पैक करके उसको गाड़ी में लोड करते हैं। ज़्यादातर तो यहीं पर व्यापारी आ जाते हैं माल को लेने के लिए, ये पंजाब से या मान लो हरियाणा से, इस साइड के ज़्यादातर व्यापारी आ जाते हैं। अगर कभी कभी अगर कोई व्यापारी नहीं भी आए तो हम फिर मंडी में पहुंचा देते हैं, जहां पर आसानी से माल बिक जाता है। गेहूं की समय से बोई गई फसलें इस समय लगभग 1 माह की हो गई हैं, जिसमें खरपतवार भी हो रहे हैं। किसान भाइयों, आप तो जानते ही हैं कि गेहूं की फसल को सबसे अधिक हानि ये खरपतवार ही पहुंचाते हैं। इसलिए फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए कौन कौन सी तकनीकें अपनाई जाएं, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश कुमार दुबे से। देखिए, जो किसान भाई गेहूं की पैदावार अच्छी चाहते हैं तो उनको खरपतवार नियंत्रण पे विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे जो गेहूं की पैदावार है वो करीब 20 से 25% खरपतवार के द्वारा प्रभावित होती है। तो इसके लिए बहुत सारी जो है बाज़ार में दवाएं हैं, और इसमें जैसे सल्फोसल्फ्यूरान प्लस मेटसल्फ्यूरान है, तो ये जो है दवा बहुत ज़्यादा प्रभावी पाई गई है। गेहूँसा एवं जंगली जई आदि पतली पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आइसोप्रोट्यूरान 75 WP की 1.25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर अथवा सल्फोसल्फ्यूरान की 33 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 20 से 25 दिन बाद 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।
सकरी और चौड़ी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवारों को एक साथ नियंत्रित करने के लिए सल्फोसल्फ्यूरान 75 WP की 33 ग्राम मात्रा अथवा मेट्रीब्यूजिन 70 WP की 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा सल्फोसल्फ्यूरान 75 WP एवं मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 5 WG की 40 ग्राम मात्रा पहली सिंचाई के बाद 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। और आपको ये देखना है कि हम अगर समय से सिंचाई कर लिए तो सिंचाई के बाद ही खरपतवारनाशी का प्रयोग करें, क्योंकि अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो ये खरपतवारनाशी का आप उपयोग करेंगे तो वो उतना प्रभावी नहीं होती है। दूसरा, मार्केट में जो आपके पास चाहे वो हाथ से चलाने वाली मशीन हो या बैटरी चालित मशीन है, उनमें 3 बूम नाजल 200 से 250 रुपए के नाजल आते हैं, प्लास्टिक के नाजल हैं, स्टील के नाजल हैं, उसको खरीद करके अपने जो पुराना नाजल है उसी में उसको फिट कर देते हैं 3 बूम नाजल को। और जब हम छिड़काव करते हैं तो वो पूरा एक क्रॉस पूरी ज़मीन को कवर करता है, कहीं पे ऐसी जगह नहीं छूटती कि जहाँ पे वो दवा ना पड़ती हो। उससे क्या है कि हमारे सारे के सारे खरपतवार जो है ख़त्म होते हैं। और दूसरा, उसमें जो आप 3 लेबर जो छिड़काव करेगा वो 1 लेबर जो है उसको छिड़काव कर सकता है उतना क्षेत्रफल का। और जब भी जो सॉल्यूशन घोल बनाएं उसमें जब दोबारा दवा इस्तेमाल करें तो उसको किसी अच्छे लोहे का राड न प्रयोग करें, कोई डंडी का प्रयोग करें और उसको बार बार जो है मिला करके और पहले जो है टंकी के अंदर पानी डालें, आधी टंकी भर लें, फिर दवा डालें, फिर पानी डालें और फिर उसको पूरा मिक्स करके फिर छिड़काव करें, तो उससे बहुत बेहतर जो है परिणाम मिलेगा। और हम किसान भाई से एक और आग्रह करेंगे कि बहुत सारा किसान भाइयों ने टीवी पे देखा होगा कि वो पुआल को अपने जला देते हैं, या जो फसल अवशेष है, गन्ने की पत्तियां हैं या अन्य फसल अवशेष हैं, उसको जला देते हैं। तो हमारा उनसे आग्रह है कि जो किसान भाई अभी बुआई करने वाले हैं, यदि आप पुआल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप पुआल को बुआई से पहले एक जगह इकट्ठा कर लें और गेहूं की बुआई करने के बाद 1 से 1.5 अंगुल मोटी परत जो है आप पूरे खेत में बिछा दें। और इसमें गेहूं का जमाव बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता है। और खरपतवार, विशेषकर जो फिलेरिस माइनर है, जिसको गेहूं का मामा किसान बोलचाल की भाषा में बोलते हैं या गुल्ली डंडा बोलते हैं, इसके जमाव में काफ़ी कमी हो जाएगी। और धीरे धीरे खरपतवार जो है जब पहली सिंचाई करने लगे तो उसमें यूरिया का जो है 30% ज़्यादा उपयोग करें, क्योंकि जब पुआल सड़ने लगता है तो जो उसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं उनको जो है नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो अगर हम यूरिया की मात्रा ज़्यादा देंगे तो हमारा, जैसे ही हम सिंचाई करके पहली टॉप ड्रेसिंग करेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा जो है पुआल डाले रहेंगे या फसल अवशेष डाले रहेंगे, वो जो है उसमें सड़ जाएगा और वो खाद के रूप में काम करेगा। और इसका परिणाम होता है कि जब किसान भाई गेहूं के बाद दूसरी फसल लेते हैं तो वो फसल हमारी बहुत अच्छी होती है और हमारे जो ज़मीन के जीवांश पदार्थ की मात्रा है वो जो है बढ़ती है। इन दिनों प्रदेश में गोभी वर्गीय फसलें बढ़वार की अवस्था पर हैं और इस समय गोभी वर्गीय फसलों में कई प्रकार के रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है। तो गोभी वर्गीय फसलों में इस समय कौन कौन से रोग लगते हैं और इनका नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव उदयपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर DK जैन। किसान भाइयों, जिन किसानों ने आप देखेंगे कि अभी गोभी की फसल लगा रखी है तो मुख्य रूप से आप देखें कि फफूंद जनित बीमारियां बहुत ज़्यादा इसमें आती है। तो फफूंद जनित बीमारियों के लिए अगली बार या सावधानी आप जरूर रखें। इसके लिए आप ध्यान रखें जब आप नर्सरी लगा रहे हैं तो उसी वक्त आपको 50 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमें नर्सरी के अंदर ट्राइकोडर्मा मिला लेनी है। या फिर एक काम करें कि 15 लीटर पानी के अंदर आपको 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा मिला के 10 से 15 मिनट आपको पौध को डुबा के फिर आपको खेत के अंदर लगानी है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो फफूंद जनित रोग है, मुख्य रूप से आप देखेंगे कि काली सड़न इसमें एक मुख्य रोग हो जाता है या बुरी सड़न हो जाता है। बुरी सड़न
या जिसको लाल सड़न के नाम से भी कहते हैं, ये एक फफूंद जनित रोग है। इसमें आप देखेंगे कि जो गोभी का फूल है या तो भूरा हो जाएगा या काला हो जाएगा, भूरा या लाल कलर का इस तरह हो जाएगा। तो इसके लिए निजात पाने के लिए किसान भाइयों हमें M45 को हमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें छिड़काव करना है। एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि किसान भाइयों, जब काली सड़न है, काली सड़न अगर रोग हो जाता है उसमें देखेंगे कि आप फूल जो है वो काला रंग का हो जाता है। तो ये मुख्य रूप से आप देखेंगे कि यह एक जीवाणु जनित रोग है। तो इसके लिए किसान भाइयों हमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से हमें इसका छिड़काव करना है। गोभी वर्गीय फसलों में रोग काफी हानि पहुंचाते हैं। इन रोगों के कारण फसल की उत्पादकता तो घटती ही है, साथ ही प्राप्त उत्पाद की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, जिससे किसानों का काफी घाटा होता है। इसलिए किसान इन रोगों को पहचान कर इनका नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। एक बड़ी समस्या इसमें आती है कि गोभी में, खासकर फूल गोभी में आप देखेंगे कि पौधे के जो फूल जो बनता है वो बिखरा हुआ फूल बनता है, या आप उसको फूल को आप देखेंगे कठोर हो जाता है, बटन के आकार का हो जाता है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में बटनिंग कहते हैं। यह किसान भाइयों 2 कारण से होता है। मुख्य रूप से आप देखेंगे कि या तो नाइट्रोजन की कमी की वजह से होता है, या बेस पानी जो सिंचाई कर रहे हैं उसकी अनियमितता के कारण होता है। तो इससे निजात पाने के लिए किसान भाइयों, जो नाइट्रोजन की आपके निर्धारित सिफारिश की गई मात्रा है, उसी वक्त जैसे ही ये पीलापन दिखने लगे, इसकी पहचान ये है कि नीचे के पहले पौधे पीले पड़ने लगेंगे और फूल जो है वो बटन के समान कठोर हो जाएंगे। तो उसी वक्त हमें नाइट्रोजन की जो सिफारिश की गई मात्रा है उसको हमें खेत के अंदर देनी है। पोषक तत्वों की एक और बात करेंगे तो कभी कभी गोभी में ऐसा होता है कि मुख्य शिरा उसके विकसित हो जाती है और लंबी हो जाती है, जबकि फूल नहीं लगता है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में विपटेल के नाम से जाना जाता है, पूंछ आकृति हो जाती है। तो ये मुख्य रूप से किसान भाइयों मोलिब्डेनम की कमी की वजह से होता है। किसान भाइयों, विपटेल की बीमारी से या विपटेल जो एक पोषक तत्वों की कमी की वजह से होता है, इससे निजात पाने के लिए हमें सोडियम या अमोनियम मोलिब्डेनम 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें इस छिड़काव करना चाहिए। तो इससे निजात पाया जा सकता है। और एक समस्या और गोभी में आती है किसान भाइयों, आप देखेंगे कि ऊपर के पत्ते पीले पड़ जाते हैं और नीचे की तरफ फफूंद का जाल हो जाता है, जिसको कि आप देखेंगे वातावरण में जब आर्द्रता होती है, नमी होती है या अधिक ठंड होती है, तो एक डाउनी मिल्ड्यू या तुलाशीता रोग के नाम से जाना जाता है। इससे आप देखेंगे कि जब यह रोग होगा तो पैदावार में भी कमी आएगी और फिर फसल पीली पड़ने लगी। तो इससे निजात पाने के लिए किसान भाइयों हमें रिडोमिल जो एक फफूंदनाशक है, इससे हमें किसान भाइयों 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें इसका छिड़काव करना चाहिए। इस तरह किसान भाइयों, गोभी में बताए गए सभी रोगों का अगर सही समय पर सही तरीके से प्रबंधन करेंगे तो निश्चित तौर से गोभी की पैदावार में वृद्धि होगी। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव बामोर, जिला टोंक के अमरजीत ने। आपने मुजफ्फरी भेड़ के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मुजफ्फरनगरी नस्ल का मूल स्थान, जहाँ से ये इसका उद्गम स्थान भी कहते हैं, जहाँ से पैदा हुई है, यह पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिला है। मुजफ्फरनगर जिला के नाम से ही इसको मुजफ्फरनगरी कहा गया। बच्चे इसके अधिक भार वाले पैदा होते हैं, इसलिए इनमें मृत्यु दर कम होती है। इस नस्ल के बच्चों का जन्म के समय भार लगभग 4 किलो, 3 महीने की आयु पर 17 किलो, 6 महीने की आयु पर 26 किलो और 12 महीने की आयु पर करीब 36 और 37 किलो हो जाता है। यह एक सामान्य एवरेज है। मांस उत्पादन के लिए अच्छी इसलिए कहा गया है कि इसकी जो ग्रोथ होती है या जो शारीरिक वृद्धि होती है वो अन्य नस्लों से बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको फ़ायदा रहेगा कि आप इस नस्ल का पालन करें, या जो आपके पास पहले से भेड़ की नस्लें हैं उनके लिए हमारे संस्थान से, यानी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम से अच्छी गुणवत्ता वाले मेढ़े, मुजफ्फरनगरी नस्ल के मेढ़े लेके जाएं और अपने जानवरों में सुधार करें, जिससे कि आप
अपने भेड़ पालन से अधिक लाभ कमा सकें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां देख लेते हैं। गाय भैंसों में खुरपका मुंहपका रोग का करें समय रहते निदान। आलू की फसल में लगने वाले रोग और इनका नियंत्रण। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए काफी उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।